हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस हेडिंग में हम लोग एक आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र में गमन होने पर, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर, उनकी गति पर आवेशित कण का पथ कैसा होता है यह पढ़ेंगे। यानी इस हेडिंग में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में गमन करे, जाए, प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा, उसका ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, इस चीज पर हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो हमको समझनी है इस चैप्टर में। वो कौन सी जरूरी बातें हैं वो ये देखते हैं बेटा। पहली चीज क्या देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से पता है कि अगर आपको ये बात पता है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। जिधर धन परीक्षण आवेश पर बल लगे वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, जिधर धन परीक्षण आवेश पर बल लगे। अगर यहां धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस पर बल इधर ही लगेगा, प्लस प्रतिकर्षित करेगा और माइनस आकर्षित करेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस से हमेशा प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर होती है। अब आइए एक बात आपसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाख टके की बात है। क्या है वो लाख टके की बात? लाख टके की बात ये है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू। आवेश एक अदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों ही एक सदिश राशि हैं। यहां से क्या निष्कर्ष निकलकर आता है, आइए देखते हैं। अगर Q पॉजिटिव हो, अगर Q क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q हमारा पॉजिटिव है। यानी क्या निकल कर आया कि E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई Q। आप देखें इन दोनों को, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर क्षेत्र की दिशा ईस्ट है, क्षेत्र की दिशा ईस्ट है तो बल भी ईस्ट ही होगा। देख लीजिए। लेकिन ऐसा कब हुआ? धनावेश की स्थिति में, धनावेश की स्थिति में। यानी कि धनावेशित कणों पर जो बल लगता है वो किसकी दिशा में लगता है? क्षेत्र की दिशा में। एक बड़ा रिजल्ट है ये कि धनावेशित कणों पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। आप देख लें, धनावेशित कण पर बल इधर ही लगेगा, क्षेत्र के समांतर। ठीक है बेटा। अब देखिए जरा दूसरी बात देखते हैं। क्या? अगर सेकंड, क्या है दूसरा केस? अगर चार्ज नेगेटिव हो, ई वेक्टर बराबर एफ बाई माइनस क्यू, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष क्या आया
कि अगर ई ईस्ट है तो एफ ईस्ट नहीं हो सकता, एफ की दिशा माइनस लग गया है आगे, यानी तब फोर्स वेस्ट होगा। वेस्ट को हम 11th में बता चुके हैं, माइनस ईस्ट भी कह सकते हैं। अगर ये ईस्ट है तो ये माइनस ईस्ट, और माइनस ईस्ट का मतलब क्या, वेस्ट। माइनस दिखाता है विपरीत, अगर ये ईस्ट है तो एफ क्या लगेगा, वेस्ट। यानी कि ऋणात्मक कणों पर बल हमेशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये बड़ी बात है, देख लीजिए, प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा और माइनस प्रतिकर्षित करेगा। इस पर बल की दिशा, कि ऋणात्मक कणों पर बल क्षेत्र के कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में लगता है। दो बातें हो गई, आपको समझ में आ गया। यानी बिग रिजल्ट क्या है महापरिणाम इसका महापरिणाम क्या है। इसका महापरिणाम कहता है कि ऋणात्मक कणों अथवा धनात्मक कणों पर बल क्षेत्र के समांतर अथवा विपरीत दिशा में लगती है। यानी आपने देखा क्या चीज, आपने यही देखा कि ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों को कहते हैं। धनात्मक कण पर क्षेत्र की दिशा में, ऋणात्मक कण पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। समझ सके बेटा इस चीज को। यानी कि किसी भी कण पर बल वैद्युत क्षेत्र के समांतर अथवा प्रति समांतर होता है। ठीक, अब जरा सा एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं, यहां देखिए, मान लीजिए ये ई वेक्टर है, ध्यान से, ये ई वेक्टर है। मैं कोई कण, बस ये ई वेक्टर है, हम चेक देखना चाहते हैं। ये तो हम जान गए कि बल या तो इधर ही लगेगा समांतर, या तो इधर लगेगा प्रति समांतर, दोनों हो सकता है। क्षेत्र के समांतर भी बल लग सकता है धनात्मक कण पर, और ऋणात्मक कण पर क्षेत्र के प्रति समांतर। लेकिन क्या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत भी बल लगता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी बल लगता है? क्या ऐसा हो सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं। इज द फोर्स इज अप्लाई हेयर, यानी क्षेत्र से, क्षेत्र के लंबवत क्या कोई बल लग रहा है? आइए देखते हैं। हम जानना चाहते हैं, यहां पर अगर कोई धन परीक्षण आ गई सो इधर, इस पर क्या बल लगेगा? इधर आइए, F बराबर होता है Q इंटू ई होता है। हम देख चुके हैं E का जो कंपोनेंट इधर लगेगा वो E कास कितना होगा? 90। E का जो कंपोनेंट इधर लगेगा वो E कास 90, और E कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी टोटल कितना आ जाएगा? 0। यानी कोई बल नहीं लगेगा, यानी क्षेत्र के लंबवत कोई बल कार्य नहीं करता है। ये पूरी बात रही बेटा इसकी। ठीक है, अब हम लोग फिर क्या चीज देखते हैं आगे। अगर कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के, अगर कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, वैद्युत क्षेत्र के कैसे प्रवेश करे? लंबवत प्रवेश करे। यदि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो उस आवेशित कण पर किस दिशा में बल लगेगा और वो आवेशित कण किस पथ पर गति करेगा? यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में आवेशित कण का पथ कैसा होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखते हैं बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का पथ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का
गमन पथ, आवेशित कण का गमन पथ। ट्रैजेक्टरी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रैजेक्टरी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यही देखना है हमको आपको। आइए कैसे देखते हैं, बहुत इजी है ये। कैसे बहुत इजी है, देखिए मान लेते हैं बेटा ये एक धातु की प्लेट है। क्या ये लाइन सीधी है? बिल्कुल नहीं। ये एक धातु की प्लेट है। क्या ये लाइन सीधी है? बिल्कुल नहीं। ये एक धातु की प्लेट है। क्या ये लाइन सीधी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन रखना पड़ेगा। ये है बेटा, ठीक है। ए इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक। अब देखें, या थोड़ा और इधर कर देते हैं, यहां पर ये दो धातु की प्लेटें हैं, दो क्षैतिजता समांतर हैं। जो क्षैतिजता क्या है? समांतर है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर दिष्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर दिष्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से कहां दिष्ट है? नीचे की ओर, ठीक है बेटा। अब क्या कहते हैं इसमें, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, विवेग से क्षेत्र के लंबवत विवेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक है बेटा। क्षेत्र के कैसे प्रवेश कर रहा है? लंबवत प्रवेश कर रहा है, ठीक। अब आप अगर ध्यान दें, जैसे ये, और मैं मान लूं कि इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? m है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा है? प्रवेश करेगा। यहां जैसे पहुंचेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर प्लस खींचेगा और माइनस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। यानी इस इलेक्ट्रॉन के यहां पहुंचते ही ये आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। कहां की दिशा में? ऊपर की दिशा में। इस पर एक क्या लगने लगेगा? बल लगने लगेगा। किसकी दिशा में? ऊपर की दिशा। यद्यपि इसको इधर फेंका गया है, किस वेग से? v वेग से। इसको इस वेलोसिटी से फेंका तो इसको इधर गया था, लेकिन इस पर बल ऊपर की ओर लगने लगेगा। वैद्युत किसके द्वारा? क्षेत्र के द्वारा, ठीक है ना। तो जब इस पर बल ऊपर की ओर लगने लगेगा, तुरंत F वेक्टर, इस पर बल कहां की ओर लगने लगेगा? ऊपर की ओर। लेकिन चूंकि ये अभी आगे की दिशा में गति में है, इसमें एक जड़त्व है। इसमें एक क्या है? जड़त्व है। कैसी दिशा में? आगे। वैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आ रहा था, कोई मुझे जमीन से ऊपर ढकेल दे तो मैं आगे बढ़ता हुआ ऊपर जाऊंगा। जैसे कोई आ रहा हो
कोई आ रहा हो इधर और कोई नीचे से धक्का मारना शुरू कर दे तो हम यहीं से ऐसे हो जाएंगे, हमको धक्का दे दिया जाएगा। आ तो इधर रहे थे लेकिन जब नीचे से हम पर कोई बल लगाने लगा ऊपर की ओर तो हम ऊपर उड़ गए। तो ये ऐसे ही कहानी इनके साथ है कि जब इनको कोई धक्का दे देता है, ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ कहाँ जाने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं आगे बढ़ने के साथ साथ। ठीक है बेटा, इस पथ पर गमन करने लगते हैं, ठीक है ना। और मान लेते हैं क्या कि देखा ही आपने, माइनस ने माइनस को प्रतिकर्षित, प्लस ने आकर्षित, वह धीरे धीरे ऊपर चले गए। यानी इनकी गति बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से प्रक्षेप्य गति थी। प्रक्षेप्य गति गुरुत्वीय क्षेत्र में, ठीक है ना, वैसे ही इनकी गति ऊपर चली गई। अब हुआ क्या, अगर यहां से यहां तक जाने में इनको कितना समय लग गया, टी समय लग गया बेटा, टी समय लग गया। तो इन्होंने क्षैतिज दूरी भी तय की अगर आप देखें तो, और क्षैतिज दूरी के साथ साथ इन्होंने ऊर्ध्व दूरी भी तय की। ये देखिए बेटा, इन्होंने क्षैतिज दूरी भी तय की और क्या भी तय की, ऊर्ध्व भी। क्षैतिज में अगर इन्होंने x तय किया मान लेते हैं t समय में, तो इन्होंने ऊर्ध्व में कितना तय किया, y तय किया। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल गए और मान लेते हैं कि बाहर इनका वेग कितना हो गया, v डैश हो गया। अब समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये जिस पथ पर गए हैं, ट्रैजेक्टरी पर, जिस ट्रैजेक्टरी पर इन्होंने मोशन किया है, उस ट्रैजेक्टरी का क्या शेप है, उस पथ का शेप क्या है, वही जानना है हमको। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं ये देखते हैं बेटा, जरा गौर करिएगा। क्या चीज कि इन आवेश, इस इलेक्ट्रॉन पर बल तो लगा, इलेक्ट्रॉन पर बल तो लगा, और वो बल लगा कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, आगे नहीं, क्षेत्र ने। ये देखो आखिरी बार इसको समझो, इस इलेक्ट्रॉन को माइनस ने ऊपर धक्का दिया और प्लस ने अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, तो ऊपर बल लगा इन पर। ठीक है, बल कितना लगा ये देखते हैं। हम जानते हैं F बराबर Q इंटू ई होता है। समझदार बनिए, F बराबर Q इंटू ई होता है। जिम्मेदार बनिए, Q E है और वैद्युत क्षेत्र तो E है ही। बहुत अच्छी बात है, समझ में आई मेरे ये बात। अब मैं आपसे इसी वक्त एक बात और भी कहना चाहता हूं, वो ये है बेटा, जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि जब इस कण पर ऊपर की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा, तो बल लगने से इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। बल बराबर m इंटू ए वेक्टर होता है। तो देखा क्या हमने, F बराबर होता है m इंटू ए होता है। ठीक है, और अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से त्वरण निकाल लें तो F बाई क्या होता है, m होता है। अगर बुद्धिमत्ता करते हैं यहाँ से तो F बराबर E इंटू ई बाई m होता है। इतनी बातें हमारी जानकारी में आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से प्रक्षेप गति करता है तो दो बातें, ये क्षैतिज दिशा में भी गति करता है और किस दिशा में भी गति करता है, ऊर्ध्व दिशा में भी। आगे तो बढ़ता ही है, चूंकि हम दौड़ते हुए आगे जा रहे थे और कोई हमको नीचे से कहाँ ढकेल दिया, ऊपर ढकेल दिया, तो हम ऐसे चले गए। यानी जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, कभी देखा होगा कि कैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, प्लेन आगे बढ़ता हुआ ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि उस पर प्रणोद लगता है और कहाँ की ओर, उत्तापक बल भी लगता है। ठीक है, किस पर, रॉकेट पर, या हवाई जहाज नहीं रहे, रॉकेट पर। वो आगे रॉकेट कह लें या प्लेन कह लें, प्लेन आगे बढ़ता हुआ ऊपर उड़ जाता है। कभी देखा है उसको ऊपर उड़ते हुए? सेम वही गति, हम जा तो आगे रहे थे लेकिन ऊपर बल लगने से हम इस तरीके से उड़ गए। तो क्षैतिज और ऊर्ध्व दो दिशा में गति किए, इसलिए हम दोनों दिशाओं में अलग अलग ये x और क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तभी हमको पथ का मार्ग कैसा होगा या पथ कैसा होगा, ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ये पता लगेगा। आइए विचार करते हैं, इन दोनों बातों को याद रखिएगा, पहले और दूसरे को। आइए
देखिए बेटा, कुछ बातें आपसे करते हैं। आप ये चीज पढ़े थे 11th में, पढ़ाया होगा आपके सर ने प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर कोई कण ऐसे गति करे, ये कोण कितना है, अगर थीटा है और अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और अगर ये वी वेग से गया तो वी का इस पर जो घटक होगा वी कास थीटा, ऊपर जो घटक होगा वो वी क्या होगा, साइन थीटा होगा। सेम उसी प्रकार से यहां पर देख ले, इसके लिए बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन तो क्षैतिज चल रहा है बिल्कुल ऐसे, तो थीटा बराबर तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्षैतिज चल रहा है तो इस तरीके से इस v का जो घटक इस पर होगा वो v cos 0 होगा और जो घटक ऐसे होगा यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो घटक होगा वो v क्या होगा, साइन 0 होगा। अब आइए इलेक्ट्रॉन द्वारा t समय में क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, हमने फार्मूला पढ़ा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। s बराबर क्षैतिज में आपने x चला हुआ है और क्षैतिज में जो आपका प्रारंभिक वेग है और v cos कितना है, 0 है, v cos 0 ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक वेग है क्षैतिज में आपका, यहां पर बिल्कुल जस्ट जैसे आपने एंट्री लिया है। टाइमिंग आपको टोटल चलने में कितनी लगी है, t लगी है, प्लस हाफ a, त्वरण आपका 0 है क्योंकि आगे की दिशा में आप पर कोई बल नहीं लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं है और अगर कोई फोर्स नहीं है, क्यों, चूंकि हम जानते हैं F बराबर Q इंटू क्या, E होता है, F बराबर Q इंटू क्या होता है, E, और क्षैतिज दिशा में तो आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, क्षैतिज दिशा में तो आपका क्षेत्र 0 है तो बल भी कितना होगा, 0 होगा क्षैतिज दिशा में x एक्सिस पर, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पाया x बराबर v cos 0 बराबर 1 होता है vt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन द्वारा t समय में चली गई कौन सी दूरी निकालेंगे, ऊर्ध्व वर्टिकल दूरी निकालेंगे। अगर इसको निकालते हैं तो देखिएगा जरा, s बराबर वही s बराबर y, वर्टिकल दूरी जितना वो चल रहा है, ये देखिए हमने कितना माना है, y बराबर v u प्रारंभिक वेग और ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग v साइन कितना है, 0 है, मल्टी कितना है, t है, प्लस हाफ। जरा देख लें त्वरण की बात, हम त्वरण को पहले ही निकाल दिए थे, अभी निकाला था हम लोगों ने, त्वरण E बराबर आया था, त्वरण A बराबर आया था E अपान m आया था, ठीक है ना। पुट कर दे यहां पर E अपान m मल्टी, क्या बचा है यहां पर, ये A की वैल्यू रख दी, त्वरण T का क्या बचा है, स्क्वायर। अब जरा सा मेहनत करके यहां देखें, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू, अब देख लें v साइन 0 तो 0 हो जाएगा और मल्टी t, ठीक है, बराबर प्लस हाफ, इतना ही बचा केवल e अपान m t स्क्वायर, रख दीजिए हाफ e अपान m स्क्वायर, अरे रे रे यम 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 m, अब t स्क्वायर, हमको t चाहिए सर, t नहीं पता है मुझे, यहां से देख लें समीकरण नंबर 1 से, यहां से देख लें 1 से t बराबर यहां से मिल जाएगा x बाई v, पुट कर दें बेटा, इसका क्या हो जाएगा v स्क्वायर हाफ e m, v का क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखो बेटा v का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टी x का क्या बचेगा स्क्वायर, ये एक समीकरण बना। अब हम आपसे 2 मिनट में फिर एक चर्चा करते हैं। हम यह समीकरण प्राप्त किए, ये एक ऐसा समीकरण है, ये एक ऐसा समीकरण है, अभी हम आपको दिखाते हैं, इस समीकरण में सारी जानकारियां हैं, कैसे, 2 मिनट रुकिए फिर आपको दिखाते हैं।
क्या देखा आपने बेटा यहां पर, इसको ध्यान से देखें, इस समीकरण को ध्यान से देखें। उससे पहले मेरे साथ आए, y बराबर mx प्लस सी। आप इसको अगर देख पा रहे हैं तो शायद आप कहते हैं कि ये सरल रेखा का समीकरण है, ऐसा आप कहते हैं। कभी पूछा आपने सर से क्यों सरल रेखा का समीकरण है? आपको जरूर बताया होगा आपके फिजिक्स वाले सर ने या फिर आपके मैथ वाले सर ने। अगर वो मेरी तरीके बहुत खराब पढ़ाता होगा तो बताया होगा, अच्छा पढ़ाता होगा तो नहीं बताया होगा। तो ध्यान दें बेटा, ये सरल रेखा का समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें y और x की घातें कितनी हैं? 1 है। यही एक घात ही बताती है कि ये सरल रेखा का समीकरण है। विमाएं ही राशियों की पहचान होती हैं, ऐसा विमीय सूत्र कहता है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर देख लीजिए अगला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण है। कैसे आप जाने? ये घातें बताती हैं इन चरों की। और देखिए और देख लीजिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये दीर्घ वृत्त का समीकरण है। ठीक है, किसका समीकरण है? दीर्घ वृत्त का समीकरण है। उसी प्रकार से आपसे कहते हैं y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay। ये देखिए यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये समीकरण है बेटा किसका? परवलय का। यानी कि अगर पैराबोला इसको बोलते हैं, पैराबोला, यानी अगर x और y में 2 और 1 की घातें हो, 2 और 1 की घातें हों तो हम इसे परवलय का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को देखने पर y की घात 1 है और x की घात 2 है, जो बताती है कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर वो परवलयाकार होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर परवलयाकार पथ पर गमन करती है। किस पथ पर गमन करती है बेटा? परवलयाकार पथ पर गमन करती है। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? मान लीजिए समझने के लिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर इन प्लेटों के बीच प्रवेश करे, तो इलेक्ट्रॉन अगर इन प्लेटों के बीच बेटा प्रवेश करे तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, यानी क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है। और अगर क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, किस दिशा में बेटा? क्षैतिज दिशा में कोई बल अगर नहीं लग रहा है तो क्षैतिज दिशा में उसका वेग v ही बना रहता है। किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में। कोई बल ना लगने के कारण, कोई बल ना लगने के कारण क्षैतिज दिशा में वेग कितना ही बना रहता है? v ही। अगर मान लें कि इन प्लेटों की लंबाई, अगर मान लें कि इन प्लेटों की लंबाई l है, इन प्लेटों की लंबाई कितनी है? l है, तो y बराबर, ठीक है, ये जो x था ये x बराबर l हो जाएगा, और ये तो ऊपर जो चढ़कर गया था वो y था, तो y बराबर e/2mv स्क्वायर मल्टी, जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे? l रख देंगे। इस तरीके से y बताएगा कितना ऊपर जाएगा कण। ठीक है ना, ये हो गया। अगर आपसे कह दे गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है बेटा हाफ mv क्या? स्क्वायर। तो यहां से जरा एक निष्कर्ष निकाल लो, mv स्क्वायर बराबर 2k, mv स्क्वायर बराबर 2 इधर आया 2k। अब यहां से देख लीजिए बेटा y इक्वल्स क्या निकलेगा? ई बटे mv स्क्वायर बराबर 2 तो पहले से ये 2k आ गया, 2 इंटू 2k इंटू एल स्क्वायर, y इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर अपान 4k। इस प्रकार से अब आप सब कुछ जान चुके हैं, एक्स्ट्रा इनिंग भी खेल चुके। ये बेटा कुल मिलाकर के पता लग गया आवेशित कण का पथ कैसा होता है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चलने पर? परवलयाकार होता है। एक छोटी सी और सामान्य सी बात और देख लें, अगर मान लीजिए बेटा ऐसा हो, कैसा हो
इस तरीके से अगर हो जाए कभी, किस तरीके से, कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। बाय द वे मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। किस तरीके से, ये मान लीजिए ऐसे, या यूं कहते हैं वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। ये वैद्युत क्षेत्र है, कोई इलेक्ट्रॉन इसके समांतर प्रवेश करे तो इधर ही बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन माइनस इसको अपनी ओर प्रतिकर्षित कर देगा और प्लस आकर्षित कर लेगा। तो कैसा होगा, यानी अगर समांतर प्रवेश करे इधर ही, मान लीजिए धनावेशित कण है, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित माइनस आकर्षित, इधर ही लग जाएगा, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधे रेखा में, सरल रेखा में। और अगर ये ऋणात्मक होता तो ये प्रतिकर्षित करते, ये आकर्षित करते, तो भी इधर आते। यानी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, अगर इलेक्ट्रॉन अथवा कोई धनात्मक कण, इलेक्ट्रॉन अथवा कोई धनात्मक कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो उस पर कोई क्या नहीं लगता, उसका बल तो लगता है, बल तो लगता है, ऑफकोर्स बल लगता है, लेकिन बल तो लगेगा, बल जीरो नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन पथ कैसा ही बना रहेगा, सरल रेखा ही बना रहेगा। सीधे या तो आकर्षण कर लिया जाएगा, धनात्मक होगा तो इधर आ जाएगा, लेकिन पथ कैसा ही रहेगा, सरल रेखा ही रहेगा। अब मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।